आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने इस कार्यक्रम में हम जोड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला को, जो सीनियर सर्जन हैं MYH में, एसोसिएट प्रोफेसर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर अरविंद शुक्ला साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार संजीव जी। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी शुक्ला साहब, इस वक्त आप एक डॉक्टर की हैसियत से MYH में कार्यरत भी हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इन सब बातों को अगर हम आज की तारीख में बातचीत करते हैं और कोरोना को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, तो डॉक्टर के ऊपर ही इस वक्त सारे देशवासियों का, सारे पेशेंट्स का, मरीजों का भरोसा है। साथ ही अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह से संख्या बढ़ रही है और एक चिंता मन में आती है कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये संख्या लगातार बढ़ रही है कोरोना की, तो कैसे काम चलेगा? ये संख्या में अगर इजाफा होता है तो इसके आगे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या कैसे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। संदीप जी, इस कार्यक्रम के श्रोताओं को मैं ये बता दूं जी कि जो एक विचार मन में आ रहा है और कभी कभी ऐसा हमें मीडिया के माध्यम से समझने और सुनने को मिलता है कि यह बीमारी बढ़ती ही जा रही है, इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। वास्तु स्थिति में समझें तो ये उतना सत्य नहीं है। लोग आंकड़ों को देख रहे हैं कि कभी यह आंकड़ा 2000 होता था, फिर 10,000, फिर 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, इस प्रकार से। परंतु अगर इस पर गौर करें तो देखें, मध्य मार्च से लेकर अभी लगभग 2 माह पूरे हो गए हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि निरंतर यह क्रम मिल रहा है कि बीमार लोगों की संख्या उस अनुपात में ज्यादा नहीं बढ़ रही है। जी 60 का आंकड़ा 65 पहुंच रहा है, परंतु उसको बढ़ने में एक लंबा समय लग रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह बीमारी नियंत्रण में है और इसकी बढ़ने की गति धीमी हो गई है। जी अब पहले से हम बेहतर स्थिति में हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया कुछ अखबारों के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर भी, कि आने वाला जो समय है, या जुलाई है, जून है, मई के बाद जो है लॉकडाउन आगे जो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसमें संभावना और ज्यादा व्यक्त की जा रही है कि जब लॉकडाउन बंद होगा तो संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत घबराहट पैदा हो सकती है। मैं श्रोताओं से मुखातिब होकर यह बात कहूंगा कि जैसा लोगों का अनुमान है, मतलब मुख्य फोकस इस बात पे करेंगे कि लोगों को यह भय है कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा तो संभावना यह है कि बीमारी बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ करके समाज में दिख सकती है। जी तो मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने इन चीजों की बड़ी अच्छी से व्यवस्था और आशंका को देखते हुए पूरी तैयारी कर रखी है। जी यह एक बात अपने श्रोताओं को और हम बता दें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विशेषतः मध्य प्रदेश सरकार ने जो जितने भी टर्सरी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, जैसे कि हमारा MGM मेडिकल कॉलेज और MY अस्पताल, ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17 मेडिकल कॉलेज हैं शासकीय, उनके अंतर्गत 5-5, 4-4, 6-6 जिलों को दिया है और उन्हें यह कार्यभार सौंपा है कि उन जिलों की भी निगरानी करें, वहां पर व्यवस्थाओं को भी देखें, वहां पर जाके निरंतर सुधार हो, कोई भी चीज बिगड़े ना। तो ये व्यवस्था हमारे पास है। आपका प्रश्न था कि लॉकडाउन के बाद, यानी नॉर्मल जीवन शैली जब लोग अपनाएंगे पहले जैसी, तो क्या उसके बाद यह बीमारी बढ़ेगी? शायद यह प्रश्न सभी के मन में है। तो इस बारे में मैं कुछ बातें बता दूं कि देखिए, यह बीमारी या यह तकलीफ एक फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी निश्चित दूरी रखने पर और कम चीजों से आदान प्रदान करने पर, थोड़ी सी, मेरा मतलब कि जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग पहले कहते थे, उस तरह की चीज, भीड़ भाड़ से बचने से, इन चीजों से बचेगी। जैसा कि आप समझते हैं, पिछले 2 महीने में लोग इसके लिए अभ्यस्त हो गए हैं, आदत हो गई है उन्हें इन चीजों से परहेज रखने से। और अगर इन परहेजों को, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ साफ सुथरे रखना, बहुत ज्यादा लोगों से भीड़ में नहीं मिलना, जहां आवश्यक हो वहीं जाना, इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे और साथ में व्यायाम करना, अपने शरीर को मजबूत रखना, अगर यह सब करेंगे तो निश्चित ही
यह जो लोगों के मन में भय है कि बीमारी एक बहुत बड़े रूप में आएगी, वह नहीं होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो आसपास के जिलों को भी उसमें देखती है, वहां की व्यवस्थाओं का भी संचालन करने में मदद कर रही है। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास आसपास के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना को लेकर उनके पास जवाबदारी है, और किस तरह की जवाबदारी आपका ये कॉलेज और आपके सभी साथी मिलकर पूर्ण कर रहे हैं? देखिए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर जो है वो आसपास के तकरीबन 4-5 जिलों को वो इसको निगरानी कर रहा है, जैसे सागर जिला, उज्जैन, देवास, धार, इन सब जगहों को वो देख रहे हैं, और जरूरी होने पे और भी जिले इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी मेडिकल कॉलेज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, साथ में देवास भी इसमें है। और जैसे कि मुझे देवास का कार्यभार देखना है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोरोना के बारे में स्वास्थ्य विभाग वहाँ जो कार्य कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को लाभ दे रहा है, और जो बचाने के तरीके और ट्रीट करने के तरीके कर रहे हैं, क्या वो उपयुक्त हैं, उनमें कुछ और बेहतरी की जा सकती है, कुछ संसाधनों की कमी तो नहीं है, कुछ भी चीजें और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को लागू करना। और निश्चित ही शासन का ये बहुत मजबूत कदम है। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चाहे हम लॉकडाउन में ढील दें, चाहे इसको और अलग रूप दें, परंतु अगर इस तरीके से कंट्रोल किया गया तो निश्चित ही इसमें बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, कल राष्ट्र के नाम संदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमें अब लॉकडाउन के साथ जीना सीख लेना चाहिए, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो किस तरह से जीना सीख लें, एक डॉक्टर की तरफ से आप क्या गाइड करना चाहेंगे? संजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात की और माननीय प्रधानमंत्री की बात को रखा सभी श्रोताओं के सामने, और कल उन्होंने उन्हें सुना भी होगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पॉइंट्स कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था कि हमें कोरोना जैसी बीमारी या महामारियों के साथ रहना सीखना होगा, और यह इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकें तो कोई इसका ये भी अंदाजा लगा सकता है कि यह तकलीफ, यह बीमारी लंबे समय तक रहने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बीमारी, जिसे हम आज पैंडेमिक कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय और बहुआयामी स्तर पर, वह इंडेमिक यानी छोटे छोटे स्तर पर समाज में और विभिन्न क्षेत्रों में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति से एक दूसरे से फैलने वाली तकलीफ है, सांस के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है, टच में आने से के माध्यम से है। तो रहना सीखने का अर्थ यह है कि मास्क जैसी चीज पहनना, एक थोड़ी सी निश्चित दूरी पर एक दूसरे के साथ बैठना, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसी जगह नहीं जाना। सैलाब का सैलाब लोग जैसे हम सड़कों में कई बार देखते हैं, चाहे वो खाने पीने की जगह है, चाहे घूमने की जगह है, चाहे त्योहार हो, उससे हमें बचना पड़ेगा। संदेश यही है कि इन चीजों को हम जो नुकसानदायक चीजें उनसे बचें और अपने स्वास्थ्य का, अपनी इम्यूनिटी का, प्रतिरोधक क्षमता का आगे ज्यादा ध्यान रखना शुरू करें। ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैं ऑफिस में हूं तो मुझे लगता है कि मैं घर कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, या फिर जो पेशेंट संक्रमित हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको लगता है कि वो कितनी जल्दी घर पहुंच जाएं। जो घर हैं वो बाहर आना चाहते हैं, जो बाहर हैं वो घर आना चाहते हैं। बड़ा ऐसी असमंजस की स्थिति है, क्या करें क्या ना करें। एक आम श्रोताओं की तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसे में सबसे अच्छी एडवाइस अगर हमें कोई दे सकता है तो अब डॉक्टर्स ही हमें सलाह दे सकते हैं कि ऐसे वक्त हम अपने मन स्थिति को कैसे समझा लें, अपने आप को इसके साथ फिट कैसे कर लें। संजीव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है और लोगों की मनोस्थिति का भी आपने वर्णन किया है। और एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन एंड साइंटिस्ट, और साथ में एक भारतीय समाज का एक व्यक्ति होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। परंतु जिम्मेदारी ये भी है कि हमने जो मिशन संभाला है देश ने, हर व्यक्ति ने, वो पूरा भी हो, हम ज्यादा रोग मुक्त रहें। ये एक कठिन समय है और लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, काम पर ना जाना, और जो लोग बाहर फंसे हैं उन्हें घर पर ना आ पाना, लोग लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से दूर दूर से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। वास्तव में ये स्थिति है, पर सच तो यही है कि अभी हमें सब्र रखना पड़ेगा, परेशानियों से और संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो जाएगी। हर व्यक्ति का संघर्ष यानी बीमारी से बचने का प्रयास, स्वस्थ रहने का प्रयास और दूसरे को बीमार न करने का कोशिश जरूर कामयाब होगी। मैं आपको संजीव जी एक उदाहरण रामचरितमानस से बताता हूं, क्योंकि भारतीय लोगों के जनमानस में भगवान राम या ऐसे बहुत सारे धार्मिक महापुरुष बसे हुए हैं।
आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब समुद्र किनारे लंका जाने के लिए भगवान राम वानर सेना के साथ कई दिनों तक समुद्र की पूजा करते वहां बैठे रहे जी, और वो समय निकालना बहुत मुश्किल था। आप आज के तारतम्य में उसको जोड़ें तो वो कितना कठिन समय रहा होगा कि आप उस पार जाना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा और बहुत कठिन रास्ता है। बहुत बढ़िया जी जी। वही सिचुएशन सोचें तो आज देश के सामने वही समस्या है और हर आदमी की वही समस्या है। और तब क्या हुआ, तब सभी ने सब्र से काम लिया, तब सभी ने साहस से काम लिया, और तब ये हेलो जी जी सर जी सुन रहे हैं। तब यह बात सामने आई कि विश्वकर्मा जी के पुत्र नल नील जो थे वानर सेना में, उन्हें एक सिद्धि प्राप्त थी कि वह कोई भी पत्थर या कोई वस्तु जो पानी में डालेंगे वो डूबेगी नहीं, ऐसा याद दिलाया गया। और ऐसा बड़ी विचित्र से स्थिति थी। बचपन में वो दोनों नल नील जो थे वो शरारत किया करते थे, साधुओं की मूर्ति और वस्त्र पानी में फेंक दिया करते थे। तो साधुओं ने तंग में आकर होकर के उन्हें या श्राप कह लें या वरदान कह लें ये दिया। देखिए, मैं बार बार ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि इसको आज के तारतम्य यानी लॉकडाउन और हमारे संघर्ष से जोड़ लें जी। तो यह उन्हें श्राप या वरदान दिया कि आप कुछ भी चीज पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं जी। और यही बात विश्वकर्मा पुत्र नल नील ने समुद्र में पत्थर डाल डाल करके यह किया और एक लंबे समुद्र में एक बहुत अच्छा पुल बना दिया, पेड़ों की मदद से, पत्थरों की मदद से, चीजों की मदद से। और सोचिए, ईश्वर रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का काम उन्होंने कर दिया जी। आप सोचें, हम सभी भारतवासी अगर आज इस असंभव काम में उसी प्रकार लगे रहें, उसी भाव से लगे रहें, और हम अपना कंट्रीब्यूशन लॉकडाउन में या आने वाले समय में उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग से और खाने पीने, आहार, चलने फिरने, मिलने जुलने में इन सब्र का नियमों का पालन करें, सब्र रखें, तो क्यों नहीं हम सफल होंगे। जब समुद्र में पुल बन सकता है ये तो संभव ही है। जी जी, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को, हम सबको समझाने की कोशिश की कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत हम विराम दें उसके पहले ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप भी एक काफी प्रेशर में काम कर रहे हैं, इस समय एक बहुत बड़ा तनाव भी है, कोई ऐसा गीत जो आपके मन में इस वक्त और हम आपको सुनवाना चाहें और आप अपने तमाम श्रोताओं को भी सुनवाना चाहें? मैं अपने सभी श्रोताओं को एक गीत समर्पित करना चाहूंगा संजीव जी, आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उससे पहले एक छोटी सी बात कह दूं, आज देश में लाखों महिलाएं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे हमारी आशा कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग की कर्मठ महिलाएं हों, नगर निगम में काम कर रही हों, सफाई कर्मी हों, वो सभी अपने घरों से दूर रह रही हैं। संजीव जी और मेरे श्रोता, यह जान करके उन्हें बहुत दुख भी होगा कि ऐसे लोग काफी समय अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, या अपने कार्यस्थल में पुलिस में इस गर्मी में भी रात दिन खड़े हुए हैं। ऐसी महिलाएं, ऐसे बहुत सारे पुरुष अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। घर जाने पर आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे, घर जाने पर भी अपने छोटे बच्चों से न मुलाकात कर पाते, न उनसे मिल पाते, न उनसे गले लग पाते। और काम करने वाले लोगों की जो उम्र है वो 30 से 60-65 वर्ष की काफी ज्यादा, इसी एज में 30 से 50-60 में आते हैं। तो मुझे अचानक यूं लगा कि हमें उन माताओं बहनों के लिए और उन पुरुषों के लिए जो अपने अपने काम में लगे हैं और अपने परिवार में अपने प्रिय बच्चों से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से दूर हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें ये गीत सुनाऊं और उनके बच्चों की उन्हें याद दिलाऊं। बड़ा नटखट है रे नंद किशोर, क्या बात गाया हुआ ये बहुत प्यारा गीत है, मैं इसको सुनना चाहूंगा। सर, गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, लेकिन जो आपकी भावना है उसको हम सलाम करते हैं, आपके कर्तव्य को सलाम करते हैं। आपने आकाशवाणी से बातचीत की। डॉक्टर अरविंद शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, नमस्कार। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया।